और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह कि उपभोक्ता मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से ये प्रस्ताव रखा है वाणिज्य मंत्रालय के सामने कि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए। 5 से 10% तक की कटौती की मांग की गई है। ये मांग कितनी जायज है और क्या ये मांग पूरी हो सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं इमामी एग्रोटेक के CEO और साथ ही IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी बिजनेस पर। ये जो डिमांड की गई है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि ड्यूटी कट की जाए, आपको लगता है कि ये डिमांड ठीक है? हाँ, गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, हम लोग एज एन इंडस्ट्री बॉडी डिफरेंशियल ड्यूटी मांग रहे थे। बेसिकली क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का डिफरेंशियल 15% होना चाहिए। ठीक है। एंड ये मेरे ख्याल से सभी मिनिस्ट्रीज को समझ में आ गया है कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों जरूरी है। बाकी जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन को देखते हुए, फूड इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या एब्सोल्यूट प्राइस स्टेबल होना चाहिए, वो तो देखिए, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। इंडस्ट्री तो खाली यही इतना ही मांग रहा है कि डिफरेंशियल इतना हो। बट प्राइसेस के बारे में दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो मार्केट में बहुत एक हफ्ते से या 2 दिन से 4 दिन से बहुत सारा वॉलेटिलिटी आ गया है इस रूमर की वजह से। अच्छा। तो हम लोग एज एन इंडस्ट्री ये पूछना चाहते हैं, जैसे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने किया है, एक स्लैब सिस्टम होना चाहिए कि प्राइस टेबल अगर ये होता है तो ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा। नहीं तो मार्केट आप देख रहे होंगे MCX, NCDX सब कुछ जो है ना 2% वॉलेटाइल हो जाता है इस कारण की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे सोयाबीन का MSP है 3700, अभी चल रहा है 4132। ठीक है। मस्टर्ड ऑल्सो मोर और लेस एट पार विद द MSP। पाम ऑयल अक्टूबर से लेकर अभी तक 50% बढ़ गया है। सोया ऑयल 24% बढ़ गया है। सन ऑयल 11% बढ़ गया है। और देयर इज ए टेक्नोलॉजी मिशन टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सारी फैक्टर्स को देखने के लिए गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बिकॉज इंडस्ट्री का भी देखना है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी देखना है, देन फार्मर्स का भी, टेक्नोलॉजी मिशन का भी देखना है। तो लेकिन लॉजिकली देखा जाए, पाम ऑयल अगर 50% बढ़ गया तो उसमें 5% ही क्यों, और सोया ऑयल अगर 24% बढ़ गया तो उसमें 10% क्यों? अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये सब सारी चीजें देखते हुए कि रीजनेबल अगर इन्फ्लेशन फिक्स करके डिफरेंशियल को रखेंगे तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। लेकिन रिफाइंड ऑयल जो रिस्ट्रिक्ट हो गया लकीली, कि जिसका नहीं तो फ्लडिंग हुआ करता था, वो बंद हो गया है। लाइसेंसेस कोई दिया नहीं जा रहा है आगे से। तो उसमें मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, पॉमोलिन में भी 3% कमती करेंगे ड्यूटी। वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल के अगेंस्ट में तो हमारा पूरा इंडस्ट्री का ये था, अगेंस्ट में थे हम। नहीं, एक लेकिन सुधाकर, सरकार के सामने एक चैलेंज तो ये होगा ना कि क्योंकि अभी रबी मस्टर्ड की क्रॉप आनी, अभी फुल फ्लेज आनी बाकी है, और सरकार की ये कोशिश है कि किसानों को अच्छा भाव मिले। और पिछले कुछ दिनों से जब से RBD पामोलिन का इंपोर्ट बैन हुआ है, उसके बाद से दाम लगातार गिर रहे हैं पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स के। तो अब अगर सरकार यहाँ पर ड्यूटी कट कर देती है तो क्या ये कंसर्न होगा, या इस बात की चिंता रहेगी कि दाम कम हो जाएंगे तो किसानों को अच्छा भाव नहीं मिलेगा? क्या इसको ध्यान में रखना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए? देखिए, डेली मार्केट वॉलेटिलिटी खुद ही 2.5-3% हो रहा है। तो 5% ड्यूटी अगर होता है डिफरेंशियल की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि ये मस्टर्ड क्रॉप तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मस्टर्ड या ये पर्टिकुलर ऑयल आ जाएगा। सो सोयाबीन क्रॉप भी इतना ज्यादा नहीं था इस बार, मानसून ठीक नहीं रहने की वजह से। सो ऐसा हम लोगों का एक्चुअली पर्टिकुलरली कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि ड्यूटी कम होना है। वो तो गवर्नमेंट का ही डिसीजन है। इंडस्ट्री उसमें, जैसे IVPA हमारी तरफ से एब्सोल्यूट ड्यूटी के ऊपर कोई ऐसा मांग नहीं है। खाली हमको यही है, डिफरेंशियल 15% कैसे लाएंगे वो देखना है। अच्छा। और हम ये भी चाहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर डिफरेंशियल का भी बात ही नहीं है। तो रिफाइंड ऑयल रिस्ट्रिक्शन में ही रखे, और उससे भी जो ऑब्जेक्टिव जो आप बोल रहे हैं तो वो भी फुलफिल हो जाएगा। ऑयल सीड प्राइसेस भी ठीक ही रहेंगे उसकी वजह से, अगर रिफाइंड ऑयल का फ्लडिंग नहीं है तो। और नेपाल, बांग्लादेश से भी रिफाइंड पाम ऑयल जो 0 ड्यूटी में आके प्रॉब्लम करता था, वो भी अभी फिलहाल के लिए बंद ही है।
तो उससे ये सब चीजों से भी ये पर्पस आप जो बोल रहे हैं कि फार्मर सीड प्राइसेस वो तो प्रोटेक्टेड रहेंगे इसकी वजह से। ओके, ठीक है, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अभी आप आगे पूरे तिलहन मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? प्राइस ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है? पाम मार्केट जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा करेक्शन आया है, हेल्दी करेक्शन है। मार्केट मेरे ख्याल से $850 C&F होके अभी करीब $800 में है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेबल ही रहेंगे इस लेवल पे, या थोड़ा $15-20 और गिर सकता है पाम। अच्छा। बाकी सॉफ्ट ऑयल का इंडिया इतना मतलब नहीं है, सोया और सन जो है सेम ही रहेंगे, वो स्टेबल ही रहेंगे। अच्छा। पाम ऑयल को अगर रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो डिमांड इंडिया से जो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ग्लोबली थोड़ा ट्रेड फ्लोज एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंडोनेशिया से बहुत सारा माल क्रूड ऑयल इधर आ जाएगा, मलेशिया से रिफाइंड ऑयल दूसरी डेस्टिनेशन में चले जाएगा। फंडामेंटली स्पीकिंग मार्च अप्रैल तक ऑयल मार्केट थोड़ा फ्रेंडली और फर्म ही रहेगा। फ्रेंडली किसके फ्रेंडली? आप लोगों के फ्रेंडली या कंज्यूमर फ्रेंडली? करेक्शन, ऑयल का मार्केट आप लोगों का फ्रेंडली रहेगा या कंज्यूमर का फ्रेंडली? देखिए, कंज्यूमर का फ्रेंडली 3 साल से रहा है। देयर हैव बीन लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब आप लोग चाहते हैं कि आपके फ्रेंडली हो जाए। इंटरेस्टिंग बात है कि फार्मर फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली है तो फार्मर फ्रेंडली नहीं रहेगा। हम तो खाली प्रोसेसर है। नहीं, फार्मर भी तो कंज्यूमर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस फ्रेंडली की बात कर रहे हैं? अपने फेवर की बात कर रहे हैं या फार्मर के फेवर की बात कर रहे हैं या कंज्यूमर के फेवर की बात? खाली ये बोल रहे हैं कि ऑयल मार्केट ग्लोबली स्टेबल रहेगा। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है अभी। तो आपको लगता है कि मार्केट अभी स्टेबल रहेगा, बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर देसाई आपका।